Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn the book back question answers of prose वो चीनी भाई from grade 11 Hindi reader book of Tamil Nadu State Board. इससे पहले मैंने आपको वो चीनी भाई का सारांश समझाया था। इस वीडियो में अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्नोत्तर कुछ देखने वाले हैं। तो पहला जो रोमन लेटर है वो ऐसे है, कुछ कठिन शब्दार्थ। तो आपको उस लेसन में जाकर जो भी आपको शब्द थोड़ा डिफिकल्ट लगे उसे लिखना चाहिए। अभी आते हैं मुहावरों यानी लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरे मीन्स आपके इडियम्स होते हैं, लोकोक्तियां मीन्स प्रोवर्ब्स होते हैं। जैसे इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स इंग्लिश में होते हैं उसी तरह से हिंदी में भी होते हैं। तो उसे लेकर हमें वाक्य बनाना है। सांचे में ढलना, सांचे में ढलना। तो इससे वाक्य क्या होता है, इन एक जैसी मूर्तियों को देखकर लगता है कि सब एक ही सांचे में ढली है। मतलब एक ऐसे मिट्टी का जब मूर्ति बनाते हैं तो एक ही तरह की मूर्ति अगर आपको देखते हैं तो उसे एक तरह के सांचा यानी एक तरह के पात्र में डालकर मिट्टियों को एक आकृति दिया जाता है। तो इन एक जैसी मूर्तियों को देखकर हमें लगता है कि जैसे सभी एक ही सांचे में ढली है, जैसे कि सब एक ही बराबर हैं। होम करते हाथ जलाना। तो वाक्य कुछ इस तरह होगा, वो घायल व्यक्ति को लेकर जब अस्पताल गया तो पुलिस उसी व्यक्ति पर घायल को टक्कर मारने का आरोप लगाने लगी। यह देखकर उसने कहा कि तो होम करते हुए हाथ जलने वाली बात हुई गई। मतलब ये आदमी जो है वो उस घायल आदमी को जो इंजर्ड हुआ था उसे लेकर अस्पताल जाता है, लेकिन बदले में क्या होता है कि पुलिस उसे ब्लेम करती है कि नहीं, तुमने उससे टक्कर मारा इसीलिए उसका ये हाल हुआ है। तो उस तरह से भलाई करने जाओ लेकिन भलाई का कोई अच्छा फल ना मिलकर आपको कोई दोष देता है तो उसे हम कहते हैं होम करते हुए हाथ चलाना। आंख के अंधे नाम नैनमुख। मैंने जब रिक्शा चला रहे व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम अमीर चंद बताया। यह सुनकर मेरे मुख से निकल गया, आंख के अंधे नाम नैन सुख। मतलब नाम है अमीर चंद लेकिन वो व्यक्ति रिक्शा चलाता है, उसका इतना आर्थिक परिस्थिति अच्छा नहीं है। यहाँ पर होता है कि आंखों से अंधे है लेकिन नाम ऐसा है नैन सुख, मतलब नैनों से जो सुख मिलता है उस तरह से नाम उसका रखा गया है। परलोक सिधारना। परलोक सिधारना मतलब किसी की मृत्यु हो जाना। गोपी के दादाजी पिछले साल ही परलोक सिधार गए। वैमनस्य बढ़ाना। यदि तुम सबसे वैमनस्य बढ़ाओगे तो मुसीबत में तुम्हारी मदद कौन करेगा। अगर तुम सबसे जुड़े ना रहकर सबसे अलग रहने लगोगे, सबसे दूर रहने लगोगे, तो अगर तुम्हारे ऊपर कोई विपदा आता है तो मुसीबत आता है तो वहां पर तुम्हारे मदद करने के लिए कोई नहीं खड़ा होगा, क्योंकि तुमने किसी से अच्छी तरह से किसी को अपने पास अच्छी तरह से जोड़ के नहीं रखा है। काया पलट करना। कुछ सांसदों ने कुछ गांव को गोद लेते समय इनकी काया पलट करने का वायदा किया था। काया पलट करना मतलब कुछ ऐसी चीज हो जिसकी पूरी आकृति, पूरी चीज उल्टा कर देना, उन्नति की ओर ले जाना। अंतर्निहित हो जाना। सूर्योदय होते ही अंधेरा ना जाने कहाँ अंतर्निहित हो गया, मतलब कहाँ गायब हो गया। सीहर उठाना।
गाल पर थप्पड़ पड़ने ही बच्चा सिहर उठा, मतलब रो पड़ा, दर्द में रो पड़ा। अवांछनीय, अवांछनीय मतलब जो वांछनीय नहीं होता है। समाज के अवांछनीय तत्व कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाते हैं। तो ये थे आपके मुहावरों से लेके कैसे वाक्य बनाते हैं। रोमन लेटर 3 में क्या है, एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो वो चीनी भाई शब्द चित्र की लेखिका कौन है, ये आपका पहला प्रश्न है। तो वो चीनी भाई किसने लिखा है, यहाँ इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। लेखिका को चीनी फेरी वाले को भाई करके पहचानने में क्यों कठिनाई हो रही थी, क्योंकि लेखिका को इस फेरी वाले को पहचानने में इसलिए कठिनाई हो रही थी क्योंकि सारे इलाहाबाद को छोड़कर एक चीनी उससे ही बहन का संबंध जोड़ने क्यों आया है। और दूसरी बात यह है कि चीनी व्यक्तियों का नाक नक्शा पूरा एक समान रहता है, तो उन्हें पहचानने में थोड़ी कठिनाई होती है। चीनी वाले के मेम साहब के संबोधन से लेखिका क्यों गुस्सा होती है, क्योंकि उसे लगता है कि विजातीय संबोधन ही है जो उससे सारा परिचय छीन लेता है। मतलब ये चीनी जो फेरी वाला था वो ना ही यहाँ का था, वो चीन से आया हुआ था, तो ये विजातीय संबोधन होने से उन्हें कुछ अटपटा सा लगा, तो इसलिए उन्हें चिढ़ हो गई। हवन करते हाथ जलाना की स्थिति लेखिका को क्यों मिली। हवन करते हुए हाथ जलाने की स्थिति लेखिका को इसलिए मिली क्योंकि लेखिका ने फेरी वाले को नम्र शब्दों में कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब फेरी वाला उन्हें पूछता है कि मैम साहब मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं, तो आप लीजिए, आपको क्या चाहिए, क्या दिखाऊं। तो तभी वो लेखिका उसे मना कर देती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, बोल देती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। ये जो भाई बोलती है तो भाई शब्द सुनकर वो लेखिका से कपड़े खरीदने की जिद करने लगता है, क्योंकि वो क्या समझता है कि लेखिका ने मुझे ये महिला ने मुझे भाई बोला है, तो इस हिसाब से ये मेरी बहन हुई, तो मुझे उनसे वो जिद पर अड़ाता है कि आप कुछ मेरे से कपड़े खरीद कर लीजिए। बचपन में लेखिका को लोग क्या कहकर चिढ़ाया करते थे। बचपन में लेखिका को लोग चीनी कहकर चिढ़ाया करते थे। अनदेखी माँ के प्रति चीनी की श्रद्धा देखकर लेखिका क्या सोचा करती थी। अनदेखी माँ के प्रति चीनी की श्रद्धा देखकर लेखिका यह सोचती कि माँ ही ऐसी प्राणी है जिसे कभी ना देख पाने पर भी मनुष्य ऐसे याद करता है जिसे उसका संबंध में जानना बाकी नहीं है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, यहाँ पर ये जो चीनी फेरी वाला है जो कि सामान बेचता है, वो जब पैदा होता है, उसका जब बर्थ होता है, तब उसी टाइम उसकी माँ की देहांत हो जाती है, उसकी माँ की मृत्यु होती है। तो वो कभी अपनी माँ को नहीं देखा है, लेकिन वो ये जानता है कि मेरी एक माँ थी, और वो उसी माँ को याद करके उसके प्रति प्यार जताता है। तो यहाँ पर लेखिका पहले तो थोड़ा आश्चर्य होती है, फिर समझ जाती है कि माँ तो माँ होती है, तो हर बच्चे को अपनी माँ उतनी ही प्यारी होती है, उसके लिए कोई जानने की कोई जरूरत ही नहीं है। अभी आते हैं विस्तृत उत्तर लिखिए। लेखिका ने चीनियों के रूप का वर्णन कैसा किया, मतलब चीनी लोग दिखते कैसे हैं। लेखिका ने चीनी लोगों के और चीनियों के रूप का वर्णन करते हुए कि उनके समतुल्य मुख एक ही सांचे में ढले मालूम होते हैं। जितने भी चीनी लोग होते हैं उनका मुख कैसे, जैसे मानो एकदम फ्लैट होकर एकदम एक ही जैसे वो दिखते हैं।
they look very similar. कपड़े पर पड़ी किसी सिकुड़न की तरह नाक की गठन भी ऐसी होती है, उनकी नाक थोड़ा अंदर जाता है, कुछ तिरछी अधखुली और बिरल भूरी बेरुनियों वाली आंखें की तरल आकृति देखकर लगता है कि वे सब एक नाप के अनुसार किसी तेज धार से चीर कर बनाई गई है। एक तो चीनी लोग जो होते हैं उनके नाक थोड़े चिपटे होते हैं, थोड़े अंदर जाते हैं और मुख पूरा समान रहता है, सबका समान दिखता है फेस। और ये जो आंखें होते हैं मानो ये आंखें पूरे ओपन ना होकर, पूरे खुले ना होकर आधे खुले होते हैं, छोटे छोटे आंखें होते हैं, तो उनकी सारी आकृतियां एक जैसी होती है। तो इसी तरह से लेखिका ने चीनियों का रूप का वर्णन किया है। अंग्रेजी शब्द के संबोधन सुनकर लेखिका के मन में कैसा होता है? तो अंग्रेजी शब्दों के संबोधन से लेखिका गुस्सा हो जाती है। जब ये वो चीनी फेरी वाला उन्हें मेम साहब करके बोलता है तो उन्हें गुस्सा आता है, वो चिढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें इस तरह का संबोधन एक विजातीय लगता है, अपनेपन का इसमें कोई एहसास नहीं रहता। इसे सुनकर लगता है कि मानो किसी ने सारा परिचय आपसे छीन लिया है। ये लेखिका का कहने का मतलब है। चीनी फेरी वाला की करुण कथा का वर्णन कीजिए। तो वो जो चीनी फेरी वाला था उसका जो लाइफ में जो सैड इंसिडेंट हुआ था उसका वर्णन कीजिए। चीनी फेरी वाला की कथा बहुत ही करुण भरी थी, बहुत ही हृदय विदारक था, क्योंकि जब वो पैदा होता है तभी उसकी माँ गुजर जाती है, माँ की मृत्यु हो जाता है और उसके बाद उसके पिता और एक विवाह करते हैं और उसके 5 साल ही, जब उसे 5 साल होता है, उसकी उम्र 5 साल की होती है, तभी उसके पिता का भी देहांत हो जाता है और उसकी जो सौतेली माँ होती है और वो इस चीनी फेरी वाला और उसकी बड़ी बहन पर बहुत सारे अत्याचार करती है और ये छोटा सा बच्चा था जब ये चीनी फेरी वाला वो अपने पिता को ढूंढना चाहता है, खोज निकालना चाहता है ताकि वो उसके पास कंप्लेन कर सके कि उसकी सौतेली माँ किस तरह से उन पर जुल्म उठा रही है। बाद में क्या होता है, एक दिन उसकी बहन भी कहीं लापता हो जाती है, उसे खोजते खोजते वो एक बुरे व्यक्तियों के चंगुल में फंस जाता है और उसे वहाँ अनेक कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, अत्याचार होता है उस पर, वो झूठा भोजन खाता है, फिर किसी तरह से वहां से निकल आता है। निकल आने के बाद उसकी मुलाकात उसके पिता के एक मित्र से होती है, जहां उसे एक कपड़े की दुकान पर कपड़ा बेचने का काम सिखाया जाता है। उसके बाद वो कपड़े बेचकर अपनी रोटी कमाने लगता है। गिरहकटों के गिरह में क्या क्या होता है? गिरहकटों के गिरह में तंबाकू का धुआं और मांस की दुर्गंध भरी रहती है। मतलब ये लोग पूरा स्मोकिंग वगैरह करते हैं और बहुत सारे मांस मछली ये सब खाते रहते हैं और ऐसे वहीं पे इधर उधर फेंक देते हैं, तो ये बहुत बदबू आती है और यहाँ लाए नए नए बच्चों को कमरे में बंद करके कुछ विशेष संकेतों और हंसने रोने की कला में पारंगत करते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत बुरे होते हैं, ये बच्चों को कहीं से भी उठा के ले आते हैं और उन्हें बंद करके उन्हें ये सब ट्रेनिंग देते हैं ताकि ये लोग जाकर कुछ कहीं पे जाकर भीख मांगे या फिर कहीं पे चोरी करे, ये सब सिखाया जाता है इन्हें। वे बात बात पर नए बच्चों की पिटाई भी करते हैं, उन्हें चोरी गिरहकटी आदि सिखाकर गिरहकटी और चोरी उनसे कराई भी जाती है।
लेखिका के लिए उस चीनी फेरी वाले को भूलना क्यों असंभव सा रहा, क्यों वो उन्हें भूल नहीं पा रही थी। लेखिका के लिए ये सब भूलना असंभव था क्योंकि उसने इलाहाबाद आकर उससे सिस्टर का संबंध जोड़ लिया। ये जब इलाहाबाद आया था ये फेरी वाला, तो तभी उसने इस लेखिका को अपनी बहन के समान माना था, सिस्टर बुलाता था। तो इसके अलावा जो लेखिका को बचपन में लोग चीनी कहकर चिढ़ाते थे, तो उस हिसाब से उस चीनी फेरी वाला को ये भाई बोलती थी, तो एक इमोशनल अटैचमेंट रह गया था। सचमुच जैसे भाई बहन लोग बन गए थे। और उस चीनी फेरी वाले के दारुण कथाएं जो वो उसके साथ हुआ था, वो सब लेखिका जानती थी। तो जब वो सब कुछ छोड़ कर अपने देश लौटा, तो उसी के करुण कहानी और उसके बारे में सोचकर उनके मन में बहुत सी दया आती है, और उनके लिए उसे भूल पाना एक असंभव सा हो जाता है। So this is all about your question answers from the prose Wo Chini Bhai of grade 11. I hope children you understood the lesson and the question answers. Thanks for watching my videos. Thank you so much.